हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं साइंस घटना चक्र। उसकी सीरीज चल रही है जो मैं आपको करा रही हूँ। और इसमें हमने पढ़ा था, कुछ टर्म्स पढ़े थे लास्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे जैव विकास। तो हमारा किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई, इसके ऊपर क्या है नोट्स है, उसको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसके MCQ दिए हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है। जैव विकास, जीवों की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति का अनुमान 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पना प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें रासायनिक विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। मतलब सभी वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी संकल्पनाएं दी हैं, अनेक वैज्ञानिकों ने। तो उसमें से जो रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति हुई है वो क्या है, सबसे ज़्यादा आधुनिक है। सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री AI ओपेरियन ने भौतिक या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की। किसने? AI ओपेरियन ने। ठीक है, यथार्थवाद के नाम से प्रस्तुत किया। उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति, पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ, में छपी। इसके प्रमुख तथ्य जीवन अथवा प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियो प्रोटीन्स वायरस जैसे कणों के रूप में हुई। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि जो आदि सागर है उसमें जल के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन्स के वायरस मतलब कणों से उत्पत्ति जीवों की हुई, जो कि परजीवी, जो कि परपोषी एवं अवायु भी थे। कैसे थे वो वायरस? परपोषी थे और अवायवीय थे। ठीक है। 3.8 सेकेंड पॉइंट इन्होंने दिया, 3.8 वर्ष पूर्व कलायुक्त प्रोकैरियोटिक कशेरुकी आदि जीव बने। ये देखो 4 पॉइंट इन्होंने टाइम दिया था, 4.6 अरब वर्ष पूर्व, और 4 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था, ये वायरस उत्पन्न हुए। उसके बाद 3.8 अरब वर्ष पूर्व प्रोकैरियोटिक कशेरुकी आदि जीव बने। ठीक है, इनमें पहले परपोषण, बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ। स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के नीले हरे शैवाल जैसे लगभग 2 अरब पूर्व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीव जगत के सारे जीवाणु बने। जिससे क्या हुआ, 2 अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ, समस्त जीव बने यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स वाले। नेक्स्ट है, प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य और अनुपस्थित थी। प्राचीन समय में क्या था, ऑक्सीजन गैस कैसी थी, नगण्य थी और अनुपस्थित थी, मतलब कम मात्रा में थी, और नगण्य मतलब बहुत ही कम मात्रा में थी। ठीक है, उसका उपस्थिति का आवास नहीं था। जबकि मीथेन, जिसे CH4 कहते हैं, अमोनिया CH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैसें उपस्थित थी। ये गैसें उपस्थित थी लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे मौलिक परिकल्पना किसकी, जैव विकास की। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना में क्या, परिवर्तन के साथ अवतरण। उन्होंने बताया कि परिवर्तन हुए प्रकृति में, उसके साथ ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने
इन्होंने क्या बोला कि जो अधिक विकसित जटिल जीवों से क्या हुआ, सरल जीवों का क्रमिक परिवर्तन के द्वारा क्या हुआ, इनका विकास हुआ। कौन से? निम्न कोटि के जीवों से, निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित और जटिल जीवों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। इसी को उन्होंने क्या बोला, जैव विकास। लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डीब्रिज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए। लेमार्कवाद, जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1909 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलियस में छापा। इसमें लेमार्क का सिद्धांत लेमार्कवाद कहते हैं, या लेमार्क का सिद्धांत या फिर लेमार्कवाद कहते हैं। तो लेमार्क ने क्या किया था, लेमार्क ने बताया कि लेमार्क ने 1809 ईस्वी में अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलियस में छापा लेमार्क का सिद्धांत और लेमार्कवाद इसे ही कहा गया। उन्होंने क्या बताया वो अभी हम देखते हैं। मूल अवधारणा पर आधारित एक बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव। इन्होंने क्या बताया, मूल धारणा क्या दी है कि बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। लेमार्क को उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत भी कहते हैं। लेमार्कवाद को क्या कहते हैं, लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत कहते हैं। अंगों के उपयोग अनुप्रयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंगों को सुदृढ़ सुव्यवस्थित हो जाते हैं। वे अंग जिनका प्रयोग नहीं होता वो निष्क्रिय हो जाते हैं, धीरे धीरे वो लुप्त हो जाते हैं। ये किसने, लेमार्क ने बोला कि वे अंग जिनका हम यूज बार बार करते हैं वे अंग कैसे हो जाते हैं, उनमें विकास होता है, और वे अंग जिनका हम यूज नहीं करते हैं उनका वो कैसे हो जाते हैं, धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि हमारे हाथ की ये जो फिंगर्स होती हैं, जिन फिंगर्स का हम सबसे ज़्यादा यूज होता है वो फिंगर्स क्या है, वो फिंगर ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रहेंगी। और जैसे कि हम जानते हैं कि इस फिंगर का यूज़ कम होता है, इसकी वजह से इसका मूल कारण यही बताया गया है कि इसीलिए क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है, और एक टाइम क्या आएगा कि ये विलुप्त होने की संभावना है। इसी प्रकार से उन्होंने एक उदाहरण दिया था किसका, जिराफ का, कि पहले जो जिराफ थे वो कैसे थे, ऐसे हुआ करते थे, इतने छोटे हुआ करते थे, उनकी जो गर्दन है वो इस प्रकार की हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि प्रकृति में परिवर्तन हुआ, उसके कारण क्या हुआ कि ये नीचे जितनी भी घास पाई जाती थी, क्योंकि पहले वो नीचे से घास खाते थे, ठीक है, और क्या हुआ प्रकृति में परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि जो नीचे जो घास थी वो कैसी हो गई, समाप्त हो गई। फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ कि ऊपर गर्दन करने की वजह से ये खाना खाने मतलब पत्तियों को खाते थे पेड़ों की, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, जैसे नीचे की पत्तियां समाप्त हो गई तो और ऊपर गए, फिर और ऊपर गए, इस प्रकार से इनकी गर्दन में क्या हो गई, इनकी गर्दन की लंबाई बढ़ती चली गई। घास की उपलब्धता से उनकी टांगों व गर्दन कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई, ये लंबाई क्यों कम है कि उनका कम उपयोग किया, और ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए उनकी टांगें और गर्दन अधिक उपयोग होने लगे और इन अंगों की अधिक लंबाई हो गई। यही क्या है, जिराफ के उद्भिद विकास का क्रम का रेखा चित्र है ये, ठीक है। अब है डार्विन। डार्विन ने क्या किया, चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, और इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। एक ही रूल है, ये क्या है, एक ही सिद्धांत है, विकासवाद, डार्विनवाद और प्राकृतिक वर्णवाद। इसकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। इन्होंने क्या व्याख्या की कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ये क्या थी, इनकी एक पुस्तक थी, उस वो 1800
59 में छपी थी। इस सिद्धांत के निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। और ये किस पे आधारित थी? मेन ये पॉइंट है, जैसे जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, जीवों के अंदर कैसी संतान उत्पन्न करने की प्रचुर मतलब गुण होने चाहिए प्रचुर मात्रा में। ओवर प्रोडक्शन की क्षमता, ठीक है। जीवन संघर्ष दूसरा था, जीवन संघर्ष। तीसरा है विभिन्न और उनकी विभिन्नताएं और उनकी वंशानुगति। फोर्थ है योग्यता की अतिजीवता और या फिर प्राकृतिक चयन, ठीक है। ये 4 पॉइंट दिए थे इन्होंने। उत्परिवर्तनवाद में क्या है? म्यूटेशन, जैव विकास की उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री हुगो ड्यूब्रिज ने दिया। तो देखो उत्परिवर्तनवाद किसने दिया है? हुगो ड्यूब्रिज ने। उन्होंने अपना प्रयोग साध्य प्राइमरोज और आइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है, नामक पौधे पर किया। ये पौधे का नाम है। इसके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी वंशानुगत आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य इसमें उत्परिवर्तन के लक्षण दिखाई देते हैं। देखो इन्होंने बोला कि अगर हम क्या करते हैं, इनके अनुसार क्या होगा? नई जाति की एक ही बार में स्पष्ट और स्थायी आकस्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ। मतलब नए जो गुण होते हैं वो कह रहा है अचानक से आते हैं। किसी ये नहीं है कि हमने किसी एक जीव में कुछ चीज़ों के बदलाव किए वो तुरंत ही हमें दिखने लग जाए। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत के आधार पर आते हैं कि आने वाली पीढ़ियों में वो लक्षण दिखाई देंगे। ये उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत में वो बताया था। उत्परिवर्ती कहलाए। ये लक्षण क्या कहलाए? उत्परिवर्ती। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसके ऊपर क्या क्या तथ्य दिए हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। महत्वपूर्ण तथ्य, आर्कियोप्टेरिक्स ये जुरैसिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी था। आर्कियोप्टेरिक्स कौन था? एक पक्षी। किस कब का? जुरैसिक युग। इसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने, और जीवाश्म मिले हैं वो कितने? 1500 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ये यूरेसिक चट्टानों के नीचे मिला। ये सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजन कड़ी था। इसको क्या बोला? सरीसृप और पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी था। इसमें सरीसृप की भांति लंबी पूंछ होती थी। अब संयोग कड़ी क्या होती है? कि एक जीव ऐसा जिसके अंदर 2 तरह के जीवों के लक्षण पाए जाएं, जैसे कि सरीसृप और पक्षियों के। तो सरीसृप की भांति इसमें क्या पाई गई थी? लंबी पूंछ पाई गई थी और चोंच में दांत। तो सरीसृप के दांत होते हैं, ठीक है, और पक्षियों में क्या होती है? चोंच होती है, ठीक है। अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे और आगे के पैर थे, उनमें पंजे थे। इसके बावजूद ये पक्षी था। मतलब ये सारे गुण होने के बावजूद भी इसको हमने क्या बोला? पक्षी बोला, क्योंकि उसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। क्योंकि उसके आगे के जो पैर थे वो कैसे हो गए थे? पंखों की तरह, मतलब उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है युगलीना। युगलीना को पादप एवं जंतु के बीच की संयोग कड़ी। इसको किसके बीच की संयोग कड़ी बोला? पादप और जंतु, ठीक है। ये युगलीना को पादप और जंतु की संयोग कड़ी माना गया है। नेक्स्ट है न्यूपाइलीना। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोग कड़ी है, ठीक है। प्रोटोथीरिया निम्न कोट के स्तनधारियों का उपवर्ग है। क्या है? निम्न कोट के स्तनधारियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकिडेना, बत्तख, चौंची, प्लेटिपस आदि जीव आते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटोथीरिया के अंदर ये सरीसृप और स्तनियों के बीच के संयोग कड़ी है। किसके बीच में? सरीसृप और
स्तनधारियों के बीच की कड़ी है, क्यों? प्रोटोथीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है डायनासोर। विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाल में थे। कौन से समय में थे? मेसोजोइक में। और ये सरीसृप थे। 3 कल्पों, ट्राइन कल्प, जुरासिक कल्प और क्रीटेशियस, 3 कल्पों में ये क्या थे? बटा हुआ था। कौन सा? मीजोजोइक कल्प, महाकल्प। नेक्स्ट है हमारा मेमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। मेमथ है वो क्या? हाथी का पूर्वज माना जाता है। मेमथ को हाथी का पूर्वज माना जाता है। क्रोमैगन मनुष्य को आधुनिक मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज था। आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियन फॉलिक्स, ठीक है, होमोसेपियन फॉसिल्स मानते हैं। कौन सा मानते हैं? जो होमोसेपियंस हैं उनका अंतिम सीधा पूर्वज, उस पूर्वज जो है किसे मानते हैं? होमोसेपियंस फॉसिल्स को। क्रोमैग्नोन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 मीटर और 6 फीट लंबा और कपाल गुहा 16 क्यूबिक सेंटीमीटर की थी। देखो इसका आकार दे रखा है कि उसका शरीर कितना लंबा था और कपाल गुहा उसकी कैसी थी। ठीक है, डेबिनोल। नेक्स्ट है डेनिसोवल, एक आदि मानव प्रजाति थी जो कि यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफा में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी। फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण में से इसके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 जनवरी 2019 को प्रतिष्ठित वैज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र से की जाती है। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का एक जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसीन काल 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार के समकालीन मानव प्रजाति माना जा रहा है। तो ये खोज हुई है जिसमें क्या है, जो जीव मिला है उसको एक तीसरी श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, अब हमारे क्या है क्वेश्चन आंसर हैं, इसके ऊपर जितने एमसीक्यू हैं वो हम देखेंगे। दिए गए युगों में किन्हीं कार्यक्रम बंद, ठीक है, कालक्रम को बंद जो सबसे पुराना है, मतलब इसको हमें कालक्रम में बंद करना है और ये देखना है कौन सबसे पुराना है, इसके आधार पर करना है। सबसे पुराना, फिर उसके बाद उसके बाद इसे क्रम से लगाना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। पहले है यूरेसीन, फिर मायोसीन, फिर प्लायोसीन, फिर प्लास्टोसीन, होलोसीन। ठीक है, ये बी वाला इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी? मीथेन और अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पूछा है अनुपस्थित थी, ठीक है, तो अनुपस्थित ऑक्सीजन थी। हमने पढ़ा था कि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों गैसें कैसी थी? तीनों गैसें थी, लेकिन जो ऑक्सीजन थी वो कैसी थी? कम मात्रा में या नगण्य थी, बहुत ही कम थी, न के बराबर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों से उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी पर 4,000 मिलियन वर्षों
से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 64% थी। 4000 मिलियन पहले पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन थी वो कितनी 64% थी। ये ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है। अब देखते हैं कि इसका एक और कौन सा सही है। जब जीवित जीव पैदा हुए उसमें जब जीवित जीव पैदा हुए तो पृथ्वी जीवित जीव पैदा हुए तो पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल का को में बदल गए। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। एक और तीन देखो, एक तो ये है पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ सालों में उत्क्रमित हुआ। ठीक है, उसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुआ था, बदलाव होता रहा। उसके बाद थर्ड है जब जीवित जीव पैदा हुए थे उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। ठीक है, तो ये वाली मतलब सी सही है, पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव हुआ था। वो कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में जो प्रमाण है उनके आधार पर हम बता कैसे कब जीवों का उद्भव हुआ था। लगभग 2000 वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। नीली हरी शैवाल, कवक, यूलिना, अमीबा। तो नीली हरी शैवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी पर सबसे पुराना नीली हरी शैवाल है जीव। ऐसे प्रथम जीव जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैल गई जो अन्य जीवों के विकास में सहायता करती है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन, नीली हरी शैवाल। कौन से जीव उत्पन्न हुए थे, नीली हरी शैवाल, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या कर रहे थे, भोजन बना रहे थे। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको अपने अंदर खींच के भोजन बना रहे थे और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हो गया, पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी। तो डार्विन ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है। ओवर प्रोडक्शन पर, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस एंड वेरिएशन पर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर, इन सभी पर। तो जो डार्विन का प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद था इन सभी पर है। ठीक है, डी सही है। जिनको हम अगर देखें तो डार्विनवाद की स्थिति, जातियों की उत्पत्ति, प्रोटेक्शन वगैरह ये सब चीज़ों के ऊपर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत। स्पेंसर ने, डार्विन ने, किसने विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो स्पेंसर ने, डार्विन ने, वालेस ने, हक्सले ने। ठीक है, MPPCS 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। विकासवाद किसने दिया था, डार्विन ने। नेक्स्ट है जैव विकास। ठीक है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, डार्विन ने, लेमार्क ने। तो सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था मैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने, हुगो ड्यूब्रिज ने। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था, ये दिया था हुगो ड्यूब्रिज ने। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 में सुमेल करना है दिए गए कूटों को। तो उत्परिवर्तनवाद, विकास का सिद्धांत, एक जीन एंजाइम की परिकल्पना, ओपेरॉन अवधारणा किसने दी, बीडल और टेटम ने, बेकअप और मोनोड ने, डार्विन ने, ड्यूब्रिज ने। इनको हमको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, कि कौन सी किसने दी है, सही कूट को क्या करना है, चुनना है। तो हमें इसका डायरेक्ट
वो सुमेल देख लेते हैं। तो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने दिया है। विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। एक जीव एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टेटल ने दी है। और ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनोड ने दी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक कौन है? उत्परिवर्तन, लैंगिक जनन, हासिल किए हुए गुण, प्राकृतिक वर्ण। तो ये है विकास का मुख्य कारक कौन है? प्राकृतिक वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अंगों के प्रयोग या अनुप्रयोग के लिए, बिलों में रहने के लिए प्रति अनुकूलन और या प्राकृतिक चयन, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। तो इसका ए सही है, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग के लिए किए जाना। ठीक है, क्योंकि सांपों ने क्या किया, अपने अंगों का यूज करना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ, उनके अंग, जैसे इसमें डिटेल में दिया होगा, थोड़ा सा मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क बाद के परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोगों के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई अवधारणाओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम प्रयोग, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम करते हैं निष्क्रिय और धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। इसका उदाहरण हमारे शरीर में अवशेषी अंग लेमार्क ने अंगों के अनुप्रयोग का उदाहरण के रूप में सर्पों की टांगों का अभाव बताया। इन्होंने बोला कि सर्पों की क्या होती थी टांगे होती थी, मतलब पैर होते थे, लेकिन उन्होंने क्या, उन्हें बिल में रहने की वजह से क्या हुआ कि उनको यूज नहीं किया, धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके पैर समाप्त हो गए। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुण सूत्रता। तो इसका ऑप्शन है उत्परिवर्तन। ठीक है, अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में कई नई जातियों की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक उपयोग एक घटक है? पार्थक्य, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, लैंगिक जनन। इसका ऑप्शन बी सही है, उत्परिवर्तन। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? आधुनिक मनुष्य है, उसका पूर्वज कौन है? तो उसका ऑप्शन है क्रो मैग्नोन मानुस। ये अभी हमने पढ़ा था, एक नया मनुष्य की वो जो नई खोज के आधार पर बताया गया है। ठीक है, वो है। नेक्स्ट है 17, क्वेश्चन नंबर 17। ये डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों से संदर्भ में आता है। ये जो है हमें कभी कभी समाचार में सुनने को मिलता है। किस प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म है? एक आदि मानव का जाति स्पीसीज, या फिर पूर्वोत्तर भारत से प्राप्त एक गुफा तंत्र है, या फिर भारतीय महाद्वीप के इतिहास में एक भू वैज्ञानिक कल्प है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये एक आदि मानव आदि स्पीसीज जाति की स्पीसीज है। ठीक है, ये हमने इसके बारे में डिटेल पढ़ लिया था, इसलिए इसको हम, चलो मैं देख देती हूँ फिर भी। डेनिसोवन आदिमानव प्रजाति है जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं से प्राप्त अस्थि अवशेषों में इसकी कहाँ से प्राप्त हुआ? ये साइबेरिया पहचान हुई है। फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा में प्राप्त हुआ है, दूसरा मिला है चीन में। जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया एवं विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा। 1 मई 1919 में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक मैगजीन ने नेचर, प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की जो मैगजीन है नेचर, ठीक है, उसमें क्या किया, इसको प्रकाशित किया। शोध को तिब्बत से प्राप्त डेनिसोवन का एक जबड़ा, और तिब्बत से एक जबड़ा प्राप्त हुआ है डेनिसोवन का। इसे प्लाइस्टोसीन काल 1.6 लाख वर्ष पूर्व का ही डेनिसोवन के अवशेष के डीएनए विश्लेषण क्या किया है? इसके डीएनए का विश्लेषण किया के आधार पर होमोसेपियंस निरंतरथल के तीसरे प्रकार का क्या समकालिक मानव प्रजाति माना गया है। इसको डेनिसोवन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन
18 आर्क्योपेटेरिक्स है जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरेसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक एवं जुरेसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी आर्क्योपेटेरिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 आर्क्योपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है। तो ये सरीसृप और पक्षी अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है मेमथ पूर्वज है कुत्ते का, ऊंट का, घोड़े का, हाथी का। तो ये हाथी का पूर्वज है। ठीक है, नेक्स्ट है डायनासोर। डायनासोर थे सीनोजोइक सरीसृप, पैलियोजोइक, मीजोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबियंस और मीजोजोइक सरीसृप। तो ये मीजोजोइक सरीसृप थी, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। नेक्स्ट है 22 डायनासोर रहे पैलियोजोइक युग में, सेनोजोइक में, मीजोजोइक में या प्लास्टोसीन में। तो मीजोजोइक में रहे। ठीक है, जीवों के विकास या इक्वेशन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। इसको अनुक्रम लगाना है, क्रम से लगाना है। इसका सी सही है, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। दिए गए विकल्प में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। ये था हमारा जैव विकास का टॉपिक, जो कि समाप्त हो गया है और इसके एमसीक्यू हैं वो भी समाप्त हो गए हैं। देखिए, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो घटना चक्र 2023 का है, जो कि यूट्यूब पर और मार्केट में बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है और आप इसका लाभ उठाएं। जितने भी विगत वर्षों के प्रश्न हैं वो सभी इसके अंदर हैं। पीसीएस में आए हुए हैं, आईएएस के हों, बीपीएससी के हों या फिर एमपीएससी, कोई से भी एग्ज़ाम है, सबके प्रश्न दिए हैं इसमें। 1990 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्न पत्र इसमें शामिल किए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बुक, और इस बुक को मैं पूरी बुक को आपको यूट्यूब पे करा रही हूँ। आप इसे करें और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।